प्यारे बच्चों, बुद्धकालीन गणराज्य की जब हम बात करते हैं तो ये गणराज्य गंगा घाटी में स्थित थे। कपिलवस्तु, मग्ग ये सुमसुमारगिरी के हैं और अलकप्प के बुली, कोसपुत के कलाम, राम ग्राम के कोलीय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलिविन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। इनका प्रशासन जो था वह गण कार्यपालिका का निर्वाचित अध्यक्ष होता था, जो अक्सर राजा होता था। केंद्रीय समिति के सदस्य भी राजा ही कहे जाते थे। लिच्छवी गणराज्य में 7,707 राजा हुए हैं, 7,707। ये सब राजा ही कहे जाते थे। इसमें उपराजा, सेनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष इत्यादि होते थे। गुप्त मत की प्रणाली होती थी गणराज्यों के लिए। मत के लिए छंद शब्द का प्रयोग किया जाता है और मंत्रिपरिषद भी होती थी जिसमें 4 से 20 सदस्य होते थे। वज्र संघ की न्याय प्रणाली पर बुद्ध घोष की एक टीका सुमंगल विलासिनी से सूचना प्राप्त होती है। 8 न्यायालय होते थे। विनिश्चय महापात्र, बोहारिक, सुत्ताधार, अष्टकलक, भंडागारिक, सेनापति, उपराजा और राजा। ग्राम पंचायत भी होता था। राजतंत्रों के विरुद्ध अपनी रक्षा नहीं कर सके, ततोगत्वा इनका पतन हुआ। भारत का जो प्रथम साम्राज्य था वो मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। मगध के उत्थान के कारण थे तो लोहे का अपार भंडार मिलना, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर राजधानी होना, मतलब राजगृह पहाड़ियों से घिरा तथा पाटलिपुत्र गंगा और गंडक तथा सोन नदी से घिरा हुआ था। हाथी का उपयोग करते थे। व्यापारिक मार्ग से जुड़ना इनके समृद्धि का कारण था। मगध शासकों का जो कुशल शासक हुए उनका बहुत बड़ा योगदान था। इनमें धार्मिक उदारता भी, अनार्य तत्वों की बहुलता थी। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश तथा नंद वंश का पराक्रम मगध वंश को सर्वशक्तिशाली बनाता है और इसी के नींव पर आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल मगध साम्राज्य का स्थापना करता है। राजवंश में बृहद्रथ वंश आता है। इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। इसका पुत्र जरासंध पराक्रमी राजा था। राज्य का विस्तार उसने उत्तर भारत में करना चाहा था, किंतु पांडव एवं भगवान श्री कृष्ण के विरोध से ऐसा वह कर न सका और भीम के हाथों मारा गया, ऐसा उल्लेख आता है। इसके बाद हर्यक वंश की चर्चा करते हैं। 544 ईस्वी पूर्व से लेकर के 412 ईस्वी पूर्व के बीच में बिंबिसार का शासनकाल था। बिंबिसार ने इस वंश की स्थापना भी की और इनके पिता का नाम भट्टिय था। 15 वर्ष की अवस्था में यह गद्दी पर बैठता है और जैन साहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया है। राज्य का विस्तार और मैत्री संबंध दोनों ही इसने शुरू किया, जिसमें अवंती तथा गांधार से इसने मित्रता की। अवंती राजा प्रद्योत के इलाज के लिए अपने वैद्य जीवक को भेजा और गांधार दूत मंडल का स्वागत किया था। इसके एक राजनय नीति के तहत इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे और इसकी पहली रानी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी थी। दहेज में इन्होंने काशी को प्राप्त किया था और कहा जाता है कि वार्षिक भू राजस्व वहाँ का 1 लाख मुद्रा प्राप्त होता था। दूसरी रानी वज्जी प्रमुख चेटक की बहन थी, इसका नाम चेल्लना था। तीसरी रानी बाशवती या बाशवी थी जो विदेह की राजकुमारी थी। चौथी रानी क्षेमा थी जो मद्र नरेश उत्तरी पंजाब की पुत्री थी और यह बिंबिसार की प्रधान रानी थी। अंग विजय की जब बात आती है तो अंग राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर मार डाला और अजात शत्रु को वहाँ का उपराजा बनाया था। इसकी राजधानी चंपा प्रसिद्ध बंदरगाह था और व्यापार से मगध धनवान हो गया।
अंग विजय का दौर अशोक द्वारा कलिंग विजय के बाद समाप्त हुआ। बिंबिसार के राज्य में 80,000 गांव थे। इसकी सीमा 300 योजन अर्थात 1700 वर्ग मील तक विस्तृत था। अगर इनके प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली इसने। कुछ शब्द आते हैं जैसे सर्वाथक महापात्र जो सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता था, सेना नायक महापात्र सेनापति को कहा जाता था, व्यवहारिक महामात्र यह न्यायिक अधिकारी होते थे, उत्पादन महामात्र कर वसूली अधिकारी होता था। और इसी तरह से प्यारे बच्चों, जब हम क्षेत्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो यह राज्य प्रांत तथा मंडल में विभक्त थे। मंडल प्रमुख को मांडलिक कहते थे और ग्राम प्रमुख को ग्रामिक कहते थे। बिंबिसार गांव के सीधे संपर्क में रहता था और 80,000 गांवों की विशाल सभा बुलवाने का भी श्रेय बिंबिसार को जाता है। जब हम इनके धार्मिक नीति की बात करते हैं बिंबिसार की, तो वह उदार था। बिंबिसार बुद्ध का मित्र भी था तथा संरक्षक भी। विनय पिटक के अनुसार उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, जबकि जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र बिंबिसार को जैन कहता है। जो भी हो, उसने जन कल्याणकारी कार्य बहुत सारे करवाए। 52 वर्ष का शासन काल था उसका पुत्र अजात शत्रु स्वयं राजा बनने के लिए उसे कारागार में डाल दिया और जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। अजात शत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। इसके बाद अजात शत्रु राजा बनता है और 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक उसका शासनकाल होता है। और इसको अजात शत्रु को पितृहंता भी कहते हैं, क्योंकि सत्ता पाने के लिए इसने अपने पिता को या तो यातना दे करके मार डाला या फिर इतना परेशान किया कि वो आत्महत्या कर लिया। 492 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु गद्दी पर बैठता है। इसे कुणिक या अशोक चंड भी कहते हैं। औपतीय सूत्र में इसे देवानाम पिय कहा गया है। इसकी राजधानी को सुरक्षित कर किलेबंदी द्वारा जो सैन्य अभियान प्रारंभ किया वो कुछ इस तरह से है। सर्वप्रथम कौशल संघर्ष होता है, संधि करता है और विलय कर लेता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने बहनोई बिंबिसार के हत्या से काशी राजस्व बंद कर दिया था। इससे नाराज होकर के अजात शत्रु उस पर आक्रमण करता है, लेकिन पराजित होने के बाद प्रसेनजीत अपनी पुत्री का विवाह अजात शत्रु से कर देता है और प्रसेन के बाद विदुदाभा राजा बनता है, किंतु अल्प समय में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अतः कौशल को मगध में विलय कर लिया जाता है। वैशाली का मगध में जो विलय होता है वो 468 ईस्वी पूर्व में। बिंबिसार अपने मृत्यु के पूर्व अपना प्रसिद्ध हाथी तथा 18 लड़ियों वाला एक हार पत्नी चल्लन्ना को दे देता है। उससे जो उत्पन्न पुत्र हल और बेहल हैं उनको दे दिया जाता है। चल्लन्ना से जो उत्पन्न पुत्र हुए थे, अजात शत्रु ने इसको पुनः मांग करता है और जब मांगता है तो उसके दोनों भाई अपने नाना चेटक के पास भाग जाते हैं। वैशाली में 16 वर्ष तक लगातार युद्ध चलता है वैशाली के साथ और अंततः मगध की विजय होती है और वैशाली का उसमें विलय कर लिया जाता है। यह युद्ध 484 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 468 ईस्वी पूर्व तक चला था। अवंती के विरुद्ध संघर्ष होता है, उसके प्रति सतर्क रहते हैं और उसका षड्यंत्र सफल नहीं हो पाता। जो मगध के विरुद्ध उसने षड्यंत्र जारी रखा था। धार्मिक उदार नीति का प्रणेता था। पहले जैन मत के प्रभाव में था, बाद में बौद्ध मत से प्रभावित होता है और प्रथम बौद्ध संगीत इसी के समय में हुआ था और अपने पुत्र उदयन द्वारा षड्यंत्र में यह भी मार डाला जाता है। अब प्यारे बच्चों, उसके बाद हम उदयन के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।